देखिए, इस दवाई का बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है हमारे पास हमारे यूरिन के ज़रिए निकलता है, लेकिन थोड़ा बहुत हिस्सा लीवर के ज़रिए भी निकलता है, ठीक है। तो अगर किसी की किडनी वीक है तो लीवर से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास लीवर में बाइल, तो लीवर के बाइल में चले जाता है हमारे पास, इसको मेटाबोलाइट बना के, यानी कि जब लीवर तोड़ता फोड़ता है इस दवाई को, तो हमारे पास कुछ हिस्सा चला गया किडनी के थ्रू यूरिन में, ठीक है। और हमारे पास कुछ हिस्सा बाइल में आ गया, और ये बाइल क्या करेगा, इसको सिक्रीट किया जाएगा हमारे पास इंटेस्टाइन में, फिर इंटेस्टाइन से अल्टीमेटली हमारे पास हमारे फेसिस के जरिए निकल जाएगी दवाई, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन वेशन लंबा होता है, यानी कि हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए क्या होता है बॉडी में काफ़ी देर रहती है, ठीक है। और मरीज़ को बार बार गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ दिन में एक बार लेगा, एक बार लेगा, ठीक है, क्योंकि 12 से 24 घंटे रह रही है। एडवर्स इफेक्ट सल्फेनाइल यूरियाज के क्या क्या बुरे असरात हैं। शॉर्ट कमिंग ऑफ द सल्फेनाइल यूरियाज आर देयर प्रोपेंसिटी टू कॉज वेट गेन, हाइपर इंसुलिनीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया। इस लाइन में क्या बताया गया, सल्फेनाइल यूरियाज के इस्तेमाल से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। पहला नुकसान हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि सल्फेनाइल यूरियाज जो दवाई है ये क्या है हमारे पास ग्लूकोज इंडिपेंडेंट, यानी कि खून में ग्लूकोज है या नहीं है ये इसको देखेगा नहीं, बल्कि क्या करेगा डायरेक्ट पैनक्रियाज के बीटा सेल को मजबूर करता रहेगा हर वक्त, क्या करे जब तक वो ये सल्फेनाइल यूरियाज दवाई खून में है, बॉडी में है, तब तक मजबूर करता रहेगा पैनक्रियाज के बीटा सेल को क्या करे वो इंसुलिन निकाले, ठीक है, चाहे खून में ग्लूकोज है या नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं ग्लूकोज इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो अगर बाकी पहले से ही क्या हमारे पास ग्लूकोज खून में कम है और ये ऊपर से इंसुलिन निकलवाए जा रहे तो खून में जो ग्लूकोज है उसको ये इंसुलिन क्या करेगी बॉडी के सेल्स में भेजेगी, ठीक है। तो इससे बहुत बड़ा खतरा होता है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि खून में शुगर जो एक अमाउंट में होनी चाहिए थी वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि शरीर किस्म का इसमें हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर लिखी है हमारे पास के, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है हाइपर इंसुलिनीमिया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मतलब ज़्यादा, इंसुलिनीमिया मतलब क्या, इंसुलिन, ईमिया खून, यानी कि ज़्यादा मिकदार इंसुलिन की जब खून में रहेगी, हम सल्फेनाइल यूरिया इस्तेमाल करें तो हमेशा जब तक ये बॉडी में, जब तक खून में क्या करेगी मजबूर करती रहेगी बीटा सेल को क्या करें इंसुलिन निकाले, ठीक है। तो खून में इंसुलिन की अमाउंट क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, ठीक है। जब खून में हमेशा इंसुलिन की अमाउंट ज़्यादा रहेगी तो बेसिकली नुकसानदेह, ठीक है, ये कोई अच्छी बात नहीं है बल्कि नुकसानदेह, क्योंकि हमारी बॉडी में जो नेचुरल सिस्टम होता है वो क्या करता है ग्लूकोज को देख के इंसुलिन निकालता है, ठीक है, जबकि ये दवाई है ये तो मजबूर किए जा रही है, ठीक है। तो ये खून में ग्लूकोज को नहीं देख रही बल्कि बॉडी में हर वक्त खून में क्या है ज़्यादा इंसुलिन है, तो ज़्यादा इंसुलिन क्या करती है दिल की बीमारियों का बहुत बड़ा सबब बन सकती है, ठीक है। तो अगर हम डिस्कस करें, अगर फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन की अमाउंट ज़्यादा है तो पहला काम तो ये कर सकती है कि हमारे पास ये जो हमारी खून की नालियाँ होती हैं उनको सख्त और मोटा कर सकती है, ठीक है। जब खून की नालियाँ सख्त और मोटी हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा आर्थरोक्लोरोसिस, ठीक है, यानी कि हमारे पास बहुत बड़ा खतरा है, ये दिल की बीमारी की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। तो ये एक ये हो सकता है। सेकंड चीज़ क्या हो सकती है, हमारे पास हमारे जो गुर्दे होते हैं, किडनी, ठीक है, किडनी को हाई इंसुलिन खून में क्या करती है मजबूर करती है कि किडनी क्या करे वाटर और सॉल्ट को रोक के रखे, जब बॉडी में वाटर सॉल्ट रुकेगा तो बेसिकली क्या होगा हमारे पास वही हार्ट की बीमारियाँ, इससे क्या हो जाएगा खून का प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी में क्या है ज़्यादा है, यानी कि पानी को भी रोक रही है सॉल्ट को भी रोक रही है, तो खून का वॉल्यूम बढ़ रहा है, जब खून का वॉल्यूम बढ़ रहा है अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो जाएगा खून का प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या हो सकती है हमारे पास के हमारे पास थर्ड चीज़ देखें, इंसुलिन हमारे पास क्या है एनाबॉलिक हार्मोन, यानी कि क्या बनाता है, यानी कि जो हमारे पास फैट होगी उस फैट को जलने नहीं देगा बल्कि क्या करेगा फैट को भी स्टोरेज करवा देगा, ठीक है। तो फैट को स्टोरेज करवाता है, तो इस तरीके से क्या होता है हमारे पास वेट गेन, इसका बहुत बड़ा रिस्क होता है कि इसमें क्या होता है वजन बढ़ता है। वेट गेन वाली बात को थोड़ा हम और डिटेल में समझते हैं। देखिए हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है, ठीक है। अब बॉडी में क्या है, बॉडी पर्सन ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा ग्लूकोज इंटेक कर लिया, यानी कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर लिया, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का शॉर्ट फॉर्म क्या है बेसिकली ग्लूकोज, ठीक है, और प्रोटीन का अमाइनो एसिड और फैट का हमारे पास फैटी एसिड, ठीक है। तो अगर पर्सन ने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाया है तो खून में क्या होगा ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ज़्यादा ग्लूकोज का अमाउंट है तो उसको भी क्या किया जाएगा कन्वर्ट करके फैट में स्टोर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्या हो रही है फैट की अमाउंट ज़्यादा हो रही है। अब जब फैट की अमाउंट ज़्यादा हो रही है हमारे पास देखें पैनक्रियाज के बीटा सेल हर वक्त क्या निकाल रहे हैं इंसुलिन निकाल रहे हैं बिकॉज ऑफ इस दवाई, ठीक है। हमारे पास खून में क्या है हर वक्त इंसुलिन का लेवल हाई है, तो जब तक खून में इंसुलिन का लेवल हाई रहेगा तो बॉडी के जो बोल सकते हैं स्टोरेज में पड़ी हुई फैट है उसको जलाने का मौका ही नहीं मिलता, यानी कि फैट बर्निंग प्रोसेस क्या है इस दवाई के इस्तेमाल से बिल्कुल रुक गया है, ठीक है। आप जितनी भी एक्सरसाइज कर लें, ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे तो वो खून में पड़ी हुई शुगर को मसल सेल यूज़ करेंगे, ठीक है। जो स्टोरेज में पड़ी हुई फैट सेल है उसको जलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हाई इंसुलिन होती है खून में वो हमेशा सिग्नल देती रहती है, ठीक है। जब खून में हाई इंसुलिन तो बॉडी को सिग्नल ये मिल रहा होता है कि भाई खून में क्या है ग्लूकोज भी ज़्यादा है, क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा है तो इंसुलिन ज़्यादा है तो मतलब क्या है खून में ग्लूकोज ज़्यादा है, हालांकि खून में ग्लूकोज ज़्यादा नहीं होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है, डिपेंड करता है, लेकिन खून में इंसुलिन ज़्यादा तो इंसुलिन सिग्नल यही दे रही है बॉडी को कि क्या है खून में ग्लूकोज ज़्यादा है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है फैट जो पड़ी हुई स्टोरेज को तोड़ने की, ठीक है। तो फैट बर्निंग प्रोसेस में क्या होता है हमेशा के लिए ऑफ हो सकता है या ऑफ हो जाता है हम बोल सकते हैं जब तक ये दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही हैं।
यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है शॉर्ट कमिंग। शॉर्ट कमिंग का मतलब क्या होता है, खामी बोल सकते हैं, नुकसान बोल सकते हैं। यानी कि डायबिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये दवाई क्या करती है, सल्फेनाइल यूरियाज क्या करिए, शुगर को कम करिए, पैनक्रियाज के बीटा सेल को इंसुलिन निकालने पर मजबूर करिए, ठीक है, जिससे क्या हो रही है, खून में शुगर कम हो रही है, ठीक है। अब ये इसका क्या है, हम बोल सकते हैं फ़ायदा है, लेकिन इसमें क्या होता है, इस दवाई के इस्तेमाल से शॉर्ट कमिंग यानी कि इसके कुछ नुकसानात हो रहे हैं, ठीक है। और वो क्या क्या हो रहे हैं, हमारे पास वेट गेन हो रहा है, हाइपर इंसुलिनीमिया हो रहा है और हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा है प्रोपेंसिटी, ठीक है। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या है, देखिए इसके बाद ही लिखा हुआ है शॉर्ट कमिंग ऑफ सल्फेनाइल यूरियाज आर देयर प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है कि ये जो लिखी हुई चीज़ें, वेट गेन, हाइपर इंसुलिनीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया, इनके होने का ज़्यादा चांस है। प्रोपेंसिटी मतलब क्या, यानी कि ज़्यादा इम्कान, ज़्यादा चांस है कि ये सब चीज़ें होंगी सल्फेनाइल यूरियाज के इस्तेमाल से। These drugs should be used with caution in patients with hepatic or renal insufficiency because delayed excretion of the drug and resulting accumulation may cause hypoglycemia. ज़्यादातर जो सल्फेनाइल यूरियाज होती हैं पहले लीवर के पास जाएंगे। लीवर क्या करते हैं, उनको मेटाबोलाइट में, यानी उनको तोड़े फोड़ेगा, उनके मेटाबोलाइट बनाएगा, और वो जो मेटाबोलाइट बनेंगी वो होंगी हमारे पास इनएक्टिव मेटाबोलाइट, यानी कि उनको बॉडी से निकाला जाएगा। अब ठीक है, अब उनको तोड़ा फोड़ा गया, अब क्या बन गए इनएक्टिव मेटाबोलाइट, इनको क्या करेगा, बॉडी से निकाला जाएगा, ठीक है। अब लीवर के पास इसके बाद क्या होगा, दो ऑप्शन है कि वो जो मेटाबोलाइट बने हैं, इनएक्टिव मेटाबोलाइट बने हैं, वो या तो हमारे पास लीवर के जो लीवर में तोड़ फोड़ गए वो बाइल में चले जाए, ठीक है, या फिर वो कहाँ चले जाएँ, किडनी में जाके और यूरिन के थ्रू बॉडी से निकल जाए। तो इन्हीं के दो रास्ते हैं, एक बाइल और एक हमारे पास यूरिन, ठीक है। तो होगा क्या, यानी कि बोल सकते हैं फीसिस और एक यूरिन, ठीक है, दो रास्ते हैं हमारे पास। तो लेकिन ये डिपेंड करता है कि हर दवाई की किस्म पर। अगर हम सल्फेनाइल यूरियाज की बात करें, सल्फेनाइल यूरियाज के अंदर हमारे बहुत से ड्रग आते हैं, ठीक है। अगर हम तीन तरह के ड्रग को देखें, अगर हम देखें ग्लिम्पेराइड को, ठीक है, और ग्लिम्पेराइड को देखें तो ग्लिम्पेराइड जो हमारे पास है ये तकरीबन किडनी से निकलती है 60% और लीवर से निकलती है 40%, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करें ग्लिक्लाजाइड की बात करें, ग्लिक्लाजाइड भी सल्फेनाइल यूरियाज के अंडर आती है और ये निकलती है किडनी से 60% और लीवर से निकलती है हमारे पास तकरीबन ये 10 to 20% लीवर से निकलती है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करें ग्लिबन क्लामाइड की बात करें, ये भी सल्फेनाइल यूरियाज के अंडर ये आ रही है ग्लिबन क्लामाइड। ये कितनी निकलती है, 50% किडनी से और 50% हमारे पास कहाँ से निकलती है, लीवर से, ठीक है। तो यानी कि तकरीबन रेशो इतना ही आ रहा है कि किडनी से 60 और 50 का ही आ रहा है, ठीक है। तो अगर सल्फेनाइल यूरियाज को इस्तेमाल कर रहा है, उसकी किडनी क्या है, वीक है, तो यानी कि 60% दवाई कहाँ रह रही है, बॉडी में रह रही है, ठीक है। तो इससे बहुत ही खतरनाक किस्म का चांस होता है कि क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि खून में क्या रह रही है, सल्फेनाइल यूरियाज ज़्यादा वक्त के लिए रहेगी, तो खून में जितनी भी शुगर होगी, क्योंकि इंसुलिन रह रही है खून में, ठीक है, तो इंसुलिन के अमाउंट को हाई की जा रही है सल्फेनाइल यूरिया ज़्यादा देर के लिए, तो क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया का बहुत बड़ा रिस्क होता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट की क्या है, हमारे पास किडनी वीक है, यानी कि रीनल इंसफिशियंसी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे पास ये बॉडी है, ठीक है, बॉडी में क्या है, हार्ट है, ठीक है। हार्ट क्या कर रहा है, खून को पंप कर रहा है। जब हार्ट खून को पंप कर रहा है तो हमारे पास हर साइकिल में जब खून को पंप किया जा रहा है, लीवर और किडनी के पास जो खून आ रहा है उसमें जो गोली है, दवाई है, ठीक है, वो कितने हद तक क्लियरेंस हो रही है, यानी कि उसके कितने हद तक बॉडी से निकाली जा रही है हर साइकिल में, ठीक है। तो ये सवाल पैदा हो सकता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास हार्ट जो है हर मिनट में 1 मिनट में कितना लीटर खून को पंप कर रहा है, 5 लीटर खून को पंप कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास इस तरीके से किडनी क्या कर रही है, किडनी इस 5 लीटर खून में से तकरीबन किडनी के पास जा रहा है 20 से 25% खून, 20 से 25%, यानी कि 1.2 लीटर हम बोल सकते हैं, ठीक है, 1.2 लीटर। अगर इस तरीके से हम बात करें लीवर की बात करें तो लीवर के पास तकरीबन 25% हिस्सा खून का जा रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि हमारे पास हर बार हर साइकिल में जब खून जा रहा है, खून जा रहा है, खून में सल्फेनाइल यूरियास है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि पूरी हमारे पास दवाई जो होगी वो उसकी तोड़ फोड़ दिया जाएगा, यानी कि लीवर क्या कर लेगा, उसको मेटाबोलाइट तोड़ फोड़ देगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। बल्कि हम बोल सकते हैं एक मखसूस हिस्सा और बहुत ही कम हिस्सा जो होता है हमारे पास क्या होता है, तोड़ा जाता है उसको, ठीक है। ये डिपेंड करता है उस दवाई की क्या है, हाफ लाइफ कितनी है। सल्फेनाइल यूरियास की बात करें तो तकरीबन इसकी हाफ लाइफ जो होती है 5 से 15 घंटे, यानी कि 5 घंटे बाद क्या होगी, तोड़ी जाएगी, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने इतनी ली थी तो 5 घंटे बाद इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब उसके 5 घंटे बाद अभी इतनी रह गई ना बॉडी में, ठीक है, 5 घंटे बाद दोबारा इसकी आधी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है, डिपेंड करता है उस दवाई की हाफ लाइफ क्या है, ठीक है। सल्फेनाइल यूरियास की दवाई की हाफ लाइफ आमतौर से 5 से 15 घंटे होती है, ठीक है। तो अगर किसी की किडनी, ठीक है, 20 से 25% वीक है, यानी कि 20 से 25% भी वीक है, तब भी क्या हो जाएगा, ये निकलने का प्रोसेस, क्योंकि हमारे पास जो इस सल्फेनाइल यूरियाज की एक्सक्रीशन डिपेंड करी 60% डिपेंड करी किडनी पर, ठीक है। तो 20 से 25% भी अगर वीक है पर्सन की किडनी, तो भी क्या हो जाएगा, सल्फेनाइल यूरियाज के निकलने का अमल स्लो हो जाएगा। जब सल्फेनाइल यूरियाज के निकलने का अमल स्लो है तो अगर फॉर एग्जाम्पल उस जो दवाई थी उसकी ड्यूरेशन हमारे पास टाइम था 12 से 24 घंटे, यानी कि 24 घंटे के बाद पर्सन दोबारा यूज़ करेगा सल्फेनाइल यूरियाज को, ठीक है। तो अभी उसने 24 घंटे बाद दोबारा यूज़ किया, उसकी बॉडी में ऑलरेडी उसकी किडनी वीक थी, ठीक है, और उसकी बॉडी में ऑलरेडी क्या है, सल्फेनाइल यूरियास की अमाउंट पड़ी हुई है अभी, ठीक है, यानी कि उसके खून में अभी भी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, यानी कि दवाई की क्या हो गई, एक्यूमुलेशन, यानी कि दवाई की मिकदार ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया का बहुत शदीद रिस्क होता है, ठीक है।
ये तो बात है कि हमारे पास रीनल इंसफिशियंसी की। इस तरीके से अगर हम बात करें लीवर इंसफिशियंसी की बात करें, तो लीवर अगर हमारे पास कमज़ोर है, ठीक है, लीवर का सही काम नहीं कर रहा, लीवर थोड़ा बहुत कमज़ोर है, तो क्या होगा हमारे पास, यानी कि दवाई की टूटने की, यानी कि इसका मेटाबोलाइजेशन क्या हो जाएगा दवाई का, वो स्लो हो जाएगा, वो अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो दोनों सूरतों में क्या है, हमारे पास दवाई की अमाउंट क्या हो रही है, खून में ज़्यादा देर तक हाई रह रही है, ठीक है, जो कि हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर सकती है। Now we should discuss the next basically sentence, that is renal impairment is a particular problem in the case of those agents that are metabolized to active compounds such as glyburide. अब यहाँ पर जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, कि देखिए हमारे पास जो ग्लाइबोराइड दवाई है, ग्लाइबोराइड, ठीक है, ग्लाइबोराइड जो होती है हमारे पास, ये लीवर से गुजरी, ठीक है, लीवर से गुजर के क्या होता है, आमतौर से जो सल्फोनाइल यूरियाज थी हमारे पास, वो क्या कर रही थी, जब वो लीवर से गुजर रही थी तो वो उनके जो तोड़फोड़ हो रही थी, इनके मेटाबोलाइजेशन जो हो रही थी, वो उनके मेटाबोलाइट बन रहे थे इनएक्टिव, यानी कि उनको अब निकाला जा रहा था बॉडी से, ठीक है। लेकिन इसकी हम बोल सकते हैं एक खूबी बोले या खामी बोले, जब यहाँ से गुजरती है ग्लाइबोराइड लीवर से गुजरी, तो अब इसकी जो तोड़फोड़ होगी, बेसिकली जो मेटाबोलाइट बनेंगे वो होंगे एक्टिव मेटाबोलाइट, यानी कि पहले भी एक्टिव थी, ऐसा नहीं था कि पहले इनएक्टिव थी, पहले भी एक्टिव थी, काम कर रही थी बॉडी में, लेकिन अब लीवर के पास से गुजरी, लीवर ने तोड़ा, फिर भी क्या है, एक्टिव ही रहेगी, फिर भी एक्टिव रहेगी, और खून के जरिए क्या होगी कि दोबारा पैनक्रियाज के बीटा सेल को क्या करेगी, मजबूर करती रहेगी इंसुलिन निकलवाने पर, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। अगर किसी पर्सन की किडनी वीक थी और ऊपर से उसने क्या कर लिया, उसने इस दवाई को यूज़ कर लिया, ठीक है, तो इस दवाई को यूज़ कर लिया ऊपर से, और इस दवाई की मिकदार क्या है खून में ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा देर की रहेगी बॉडी में, एक तो ये नुकसान हो गया, जिससे क्या हो जाएगी हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क होगा। दूसरी चीज़ क्या होगी हमारे पास, कि जब पर्सन के लीवर से गुजर रही है दवाई, बार बार गुजर रही है, क्योंकि खून में ज़्यादा देर के लिए, ठीक है, बार बार गुजर रही है, तो हमारे पास क्या होगा, हर बार जो इसके मेटाबोलाइजेशन हो रही है, वो एक्टिव ही मेटाबोलाइट बन रहे हैं ना, तो यानी कि इससे बहुत बड़ा रिस्क होता है कि खून में इंसुलिन की अमाउंट ज़्यादा ही रहेगी काफ़ी देर के लिए, और खून में ग्लूकोज की अमाउंट कम होती रहेगी, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क, ठीक है। तो जिन लोगों की एज बड़ी होती है, जब एज बड़ी हो रही है, तो हमारे पास क्या होता है, रीनल इंसफिशियंसी होती रहती है, ठीक है, यानी कि किडनी भी कमज़ोर है, लीवर भी कमज़ोर है, यानी कि बॉडी के ऑर्गन्स खुद को कमज़ोर कर रहे होते हैं, कमज़ोर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे मरीजों में ग्लाइबोराइड को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम बाकी बात करें, बाकी सल्फोनाइल यूरियाज की अगर हम बात करें, ग्लिम्पिराइड की, ठीक है, तो ग्लिम्पिराइड भी सल्फोनाइल यूरियाज ही है, लेकिन ग्लिम्पिराइड जो हमारे पास है, इसके लीवर से जो मेटाबोलाइट बनते हैं, लीवर तोड़फोड़ करता है इस दवाई की, जो मेटाबोलाइट बनते हैं वो वीकली बोल सकते हैं एक्टिव होते हैं, यानी कि इतने एक्टिव नहीं होंगे जितना ग्लाइबोराइड है। ग्लाइबोराइड के जो मेटाबोलाइट बन रहे हैं बहुत ही एक्टिव है, इसके ग्लिम्पिराइड के जो मेटाबोलाइट बन रहे हैं वो वीकली मेटाबोलाइट है, यानी कि वीकली हल्के फुल्के एक्टिव होंगे, इतने एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है, यानी कि बीटा सेल से जाके चिपक रहे हैं, इंसुलिन निकलवा रहे हैं, लेकिन इतना मजबूती से नहीं, ठीक है। अगर हम बात करें ग्लिपिजाइड की और अगर हम बात करें ग्लिक्लाजाइड की, तो ये दोनों ग्लिपिजाइड और ग्लिक्लाजाइड दोनों जो है हमारे पास, इनके लीवर से गुजर रही है, तो बिल्कुल ही ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट बनते हैं, यानी कि इनके जो मेटाबोलाइट बनेंगे, तौर पर बनेंगे, वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होंगे। तो हमारे पास किडनी पेशेंट्स में, ठीक है, बूढ़ी एज के लोगों में ये दोनों सेफ है, बिल्कुल हम बोल सकते हैं सेफ है, ठीक है। लेकिन उनको हरगिज़ भी ग्लाइबोराइड नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये बहुत ही खतरनाक है, इसके मेटाबोलाइट एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ग्लाइबोराइड फर्स्ट नंबर पर हम बहुत ही खतरनाक है, और हमारे पास जो ग्लिम्पिराइड है सेकंड नंबर पर खतरनाक है, और बाकी ये थर्ड और फोर्थ जो हमने बात की कि ग्लिपिजाइड और ग्लिक्लाजाइड, ठीक है, ये सेफ हैं, ठीक है, क्योंकि इनके जो मेटाबोलाइट हैं वो एक्टिव नहीं होते, ठीक है, इनएक्टिव होते हैं। अच्छा, ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे पास हाफ लाइफ के ऊपर, ठीक है। हर बार हमारे पास जब हार्ट खून को पंप कर रहा है और खून गुजर रहा है लीवर और किडनी के पास से, लीवर और किडनी प्रॉपर तरीके से 100% इस ड्रग को फिल्टर नहीं करे, ठीक है, क्योंकि इस डिपेंड करता है इस ड्रग की हाफ लाइफ पे, ठीक है। तो हमारे पास इस ड्रग की हाफ लाइफ या किसी भी ड्रग की हम बात करें, हाफ लाइफ दो तरह की होती है, ठीक है। हम डिस्कस करें ग्लाइबोराइड को, तो इसकी हाफ लाइफ दो तरह की, एक होती है हमारे पास प्लाज्मा हाफ लाइफ, और एक होती है हमारे पास बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। प्लाज्मा हाफ लाइफ इसकी कितनी है, प्लाज्मा हाफ लाइफ हमारे पास से 4 से 10 घंटे इसकी, ठीक है, यानी कि 4 से 10 घंटे के बाद, ठीक है, अगर हम ग्लाइबोराइड इस्तेमाल करें तो तकरीबन 4 घंटे या 10 घंटे के बाद क्या हो जाएगी, इस ड्रग की हाफ मिकदार, यानी कि इतनी ली थी इतनी हो जाएगी, ठीक है। फिर अगले 4 घंटे बाद कितनी हो जाएगी, इसका आधा, ठीक है, जितना आधा रह गया उसका आधा, फिर अगले 4 घंटे बाद जिसका जितना आधा रह गया उसका भी आधा कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगी, खत्म होगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा हाफ लाइफ। एक होती है बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ का मतलब क्या है, यानी कि अभी खून में ग्लाइबोराइड जो है खत्म हो चुकी है, ठीक है, लेकिन ये जो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स हैं उनके रिसेप्टर से चिपकी है अभी तक, ठीक है। तो तकरीबन 24 हार्ट तक ये चिपकी रहती है रिसेप्टर से, ठीक है। खून में खत्म हो चुकी है लेकिन रिसेप्टर से चिपकी हुई है, यानी कि रिसेप्टर से चिपकने की एफिनिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास हम बोल सकते हैं किसी पर्सन की किडनी वीक है, यानी कि खून में ज़्यादा देर तक रह रही है, तो ये चिपकने की अमाउंट, क्योंकि खून में ज़्यादा देर के लिए, ठीक है, तो चिपकने की अमाउंट भी क्या हो जाएगी, रिसेप्टर से बढ़ जाएगी। तो 34 घंटे 36 घंटे भी हो सकते हैं, यानी कि इतनी देर के लिए क्या है, खून में है हमारे पास सल्फोनाइल ग्लेबोराइड,
ठीक है, और हमारे पास क्या है, चिपकी हुई रिसेप्टर से, ठीक है। तो अगले दिन दवाई खाई, यानी कि अगले दिन की बारी आ गई डोज लेने की, तो हमारे पास क्या होगा, ऑलरेडी इस दवाई की अमाउंट जो है खून में भी है और चिपकी भी है बीटा सेल से, ठीक है। तो इससे एक्यूमुलेशन का रिस्क होता है, एक्यूमुलेशन यानी कि दवाई जो है खून में ही रह रही है, ठीक है, और डोज बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इससे हाइपोग्लाइसीमिया का बहुत बड़ा रिस्क होता है, और ये हम बोल सकते हैं इसका बहुत बड़ा शॉर्ट कमिंग यानी कि बहुत बड़ा नुकसान है कि अगर किसी पर्सन ने इसको रात को यूज़ किया, ठीक है, रात की डोज थी, हम रात को डोज ली, पर्सन सो गया, ठीक है, हमारे पास ग्लाइबोराइड की डोज ली हुई थी उसने, ठीक है। अब उसको नहीं पता था कि उसकी बॉडी में उसकी किडनी वीक है या फिर हमारे पास लीवर वगैरह का मसला है, ठीक है। तो हमारे पास होगा क्या कि किडनी वीक है, तो अब ये पर्सन हमारे पास सोया हुआ है, ठीक है। अब रात के 3 बजे या 4 बजे जितने भी टाइम बज रहा है, हमारे पास पैनक्रियाज के बीटा सेल को ये दवाइयाँ क्या कर रही है, मजबूर किए जा रही हैं कि वो इंसुलिन निकाले, ठीक है, और खून में इसकी अमाउंट भी ज़्यादा है दवाई की, ठीक है। तो यानी कि इंसुलिन की अमाउंट भी क्या निकल रही है, ज़्यादा निकल रही है, ठीक है। तो अगर रात के 3 बजे तो कोई पर्सन नहीं खा रहा, सो रहा है ना, तो उसके खून में ग्लूकोज का अमाउंट जो होगा एक सफिशिएंट अमाउंट होगा, तो उस सफिशिएंट अमाउंट को भी कम किया जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया का बहुत बड़ा रिस्क होता है, ठीक है। यानी कि इतना हो सकता है कि पर्सन कॉमा में चला जाए, ठीक है, या खुदा न खास्ता उसकी बहुत ही हमारे पास शुगर लो हो सकती है, 40 तक भी आ सकती है, ठीक है, क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा, वो सोया हुआ है और ऊपर से ग्लाइबोराइड बिना काम किए जा रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस, ग्लाइबोराइड हैज़ मिनिमल ट्रांसफर अक्रॉस द प्लेसेंटा एंड मे बी आर रीजनेबली सेफ अल्टरनेटिव टू इंसुलिन थेरेपी फॉर डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। अब ये सेंटेंस जो है पहले की उसके लिए लिखा हुआ है, ठीक है, कि ग्लाइबोराइड हमारे पास सेफ है प्रेगनेंसी में, ठीक है। लेकिन हमारे पास देखिए, अगर ग्लाइबोराइड ही देनी प्रेगनेंसी में किसी औरत की, हमारे पास बोल सकते हैं डायबिटीज़ या शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, ठीक है, तो उसको अगर इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं लगाने, ठीक है, तो ग्लाइबोराइड इज अ सेफ ऑप्शन, ठीक है। ये पहले समझा जाता, लेकिन अब जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ग्लाइबोराइड भी सेफ ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ग्लाइबोराइड से कुछ रिस्क हो रहे हैं। अगर हमारे पास देनी ही है, यानी कि शुगर को कंट्रोल करना है, इंसुलिन नहीं लगानी पर्सन को, जो औरत है उसको इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन तो बाय इंजेक्शन देंगे, ठीक है। तो इंसुलिन नहीं लगानी उसको, तो सेफ ऑप्शन क्या है, ग्लाइबोराइड नहीं दे, बल्कि क्या है, मेटफॉर्मिन, ठीक है। मेटफॉर्मिन इज सेफ ऑप्शन नाउ, ठीक है। अब ग्लाइबोराइड के क्या क्या रिस्क हैं, देखिए ग्लाइबोराइड पर जब रिसर्च की गई पता चला हमारे पास बहुत बड़ा रिस्क हमारे पास क्या है, माक्रोसोमिया, यानी कि जो बच्चा है उसका साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। साइज़ बड़ा हो गया तो डिलीवरी में क्या हो सकती है, मुश्किल हो सकती है। माक्रोसोमिया बिग इफेक्ट, ठीक है, बिग एडवर्स इफेक्ट हम बोल सकते हैं ग्लाइबोराइड, ठीक है। और एक और हमारे पास जब रिसर्च की गई पता चला एक और एडवर्स इफेक्ट हमारे पास है इसका, कि न्यूनोटल हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। जैसे ही बच्चा पैदा होगा, ठीक है, तो हमारे पास होगा क्या कि उस बच्चे की शुगर लो होने का बहुत बड़ा रिस्क होता है, यानी कि उसको सिवर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, न्यूनोटल हाइपोग्लाइसीमिया इसको हम कहते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा रिस्क है इसका, ठीक है। एक और चीज़ हमारे पास क्या हो सकती है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि ग्लाइबोराइड इज अ मिनिमल ट्रांसफर अक्रॉस द प्लेसेंटा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए प्लेसेंटा हमारे पास क्या है, प्लेसेंटा इज बेसिकली बैरियर, ठीक है। प्लेसेंटा इज अ बैरियर बिटवीन मदर एंड द फीटस, ठीक है। मदर और फीटस के दरमियान एक बैरियर है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक मेम्ब्रेन होती है जो कि क्या करती है, मदर के खून को सेपरेट करती है बेसिकली बेबी के खून से, ठीक है। तो हमारे पास मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ हम बोल सकते हैं मदर के खून में जो न्यूट्रिएंट हैं वो, और ऑक्सीजन और वो, और कुछ दवाइयाँ जो हो सकती हैं वो गुजर सकती है, ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं गुजर सकती, ठीक है। मेम्ब्रेन है इसकी, बेसिकली हम बोल सकते हैं एक इसमें ई फ्लक्स पंप भी होते हैं, ई फ्लक्स पंप जिसको हम बोलते हैं पी ग्लाइकोप्रोटीन इसमें है, ठीक है, ई फ्लक्स पंप। पी पंप क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी दवाई जो कि जो प्लेसेंटा, देखिए इसमें कुदरती ऐसी चीज़ें कि अब दवाई आ रही है, ऑक्सीजन को तो आने देगा, अब कोई दवाई आ रही है तो ई फ्लक्स पंप के थ्रू क्या कर देगा, उसको दोबारा माँ के खून में भेज देगा, ठीक है, उसको बेबी के खून में नहीं आने देगा। इसको बोलते हैं ई फ्लक्स पंप, यानी कि दोबारा उसको क्या कर दिया, रिवर्स बैक कर दिया, ठीक है, मदर के खून में, ठीक है। तो हमारे पास ये जो दवाई है ग्लाइबोराइड, ये खून में एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन उसके साथ 99% चिपकती है, 99% क्या होती है, बॉन्ड बनाती है खून में, कौन सी प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया, साइज़ क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब ये बड़ा साइज़ हो गया तो इस प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाएगा, एक तो ये वजह होगी, ठीक है। तो बाकी जो 1% हिस्सा है जो खून में घूम रहा होता है, क्योंकि जो फ्री फॉर्म है वही काम करेगी ना, बेसिकली ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये तो बाउंड फॉर्म है, ये काम नहीं करेगी, ठीक है। स्लोली स्लोली ये जो होगा अपना कॉम्प्लेक्स जो इसने बनाया हुआ है एल्यूमिनियम प्रोटीन ने, स्लोली स्लोली क्या करता रहेगा, खून में रिलीज करता रहेगा, और फिर यही क्या होगा, काम करेगा। इस तरीके से हज़ारों मॉलिक्यूल, करोड़ों मॉलिक्यूल हमारे पास क्या हुए, चिपके हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो स्लोली स्लोली क्या हो रही है, दवा खून में रिलीज़ हो रही है, ठीक है। अब जो दवा रिलीज़ हो रही है यानी कि 1% हिस्सा ही फ्री है, ठीक है। तो 1% हिस्सा या उससे भी कम बोल सकते हैं, बहुत ही कम इस प्लेसेंटा को क्रॉस करके जा सकता है फीटस के खून में, लेकिन वो इतना ना होने के बराबर है कि फीटस के, यानी कि उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा उसका बीटा सेल को, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा है मिनिमल, ठीक है। हम यूँ बोल सकते हैं कि जो फ्री हिस्सा था, ठीक है, इस दवाई का जो ग्लाइबोराइड का, वो साइज़ छोटा था, ठीक है। देखिए अब ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है प्रोटीन का, एलिमेंट प्रोटीन का, तो अब ये साइज़ बड़ा है, तो साइज़ बड़ा क्रॉस नहीं करता, लेकिन अब जो फ्री फॉर्म दवाई के उसका साइज़ क्या है, एज़ कंपेरिजन टू दिस साइज़ छोटा है, तो वो आराम से इस मेम्ब्रेन को क्रॉस किया और खून में चला गया, बेबी के खून में, ठीक है। अच्छा ये रीज़न ये हो गया, ठीक है। एक और चीज़ याद रखनी है कि ग्लाइबोराइड, अगर कंपेरिजन करें ग्लाइबोराइड को और इंसुलिन को, अगर प्रेगनेंसी में नहीं कंट्रोल हो रही शुगर, ठीक है, तो यूज़ ही करना है, तो इंसुलिन का इंजेक्शन इज़ अ सेफ, क्योंकि इंसुलिन का इंजेक्शन हम क्या ले रहे हैं, बाय इंजेक्शन
है, ठीक है, और इसमें कोई रिस्क नहीं होता कि बेबी के खून में जाएगी, ठीक है, बहुत ही बोल सकते हैं यानी कि जीरो रिस्क है, ठीक है। तो इंसुलिन इज सेफ, ठीक है। ग्लैबुराइड सेकंड ऑप्शन है, ये तो ओरली ली जा रही है। दूसरा इसमें जैसे बात की हमने कि पहले ज़माने में कहा था सेफ, लेकिन अब ये इसको भी कहते हैं ये सेफ नहीं है, बल्कि क्या सेफ है, मेट्फॉर्मिन, ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। पहले के ज़माने में क्या था, इंसुलिन और ग्लाइबुराइड में कंपैरिजन करें तो ग्लाइबुराइड सेफ, लेकिन अब कंपैरिजन करें इंसुलिन मेटफॉर्मिन में तो इंसुलिन ही सेफ है, लेकिन अगर गोलियां ही लेनी है तो मेटफॉर्मिन लें, मेटफॉर्मिन, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड को, ठीक है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, ड्रग दैट में रेड्यूस द इफेक्ट ऑफ सल्फोनाइल यूरियास लीडिंग टू द लॉस ऑफ ग्लूकोज कंट्रोल, यानी कि सारी ड्रग्स क्या करेंगी, ये खून में ग्लूकोज के अमाउंट को ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास खून में जो शुगर का कंट्रोल होना था वो नहीं हो पाएगा सही तरीके से। सल्फोनाइल यूरियास के इस्तेमाल कर रहे हैं आप, बीटा सेल से इंसुलिन निकल रही है, लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों है। पहले हम डिस्कस करेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड को। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर दो किस्म के हमारे पास ड्रग हम पढ़ेंगे। हमारे पास एक है डेल्टा कॉर्टिसोल, ठीक है, डेल्टा कॉर्ट्रिल, और एक है डेक्सामेथासोन, ठीक है, डेल्टा कॉर्ट्रिल और डेक्सामेथासोन, ये दो ड्रग हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर आते हैं, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये दवाइयाँ करती क्या है, हमारे पास ये जाएंगे लीवर के पास, ठीक है। लीवर को कहेंगे जिसने स्टोर करके रखा हुआ है ग्लाइकोजन, ठीक है, उसको कन्वर्ट करे ग्लूकोज में, खून में शामिल कर दे। इस तरीके से क्या हो जाएगी, खून में ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास ये एक और काम बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, वो क्या करता है कि बॉडी के सेल्स को इंसुलिन के लिए क्या कर देगा, रेजिस्टेंट, यानी कि खून में एक तो पेनक्रियास जो सल्फोनाइल यूरियास आपने इस्तेमाल की हुई है ना, ठीक है, सल्फोनाइल यूरियास क्या कर रहे हैं हमारे पास, हमारे पेनक्रियास के बीटा सेल को मजबूर कर रहे हैं कि वो क्या करे, इंसुलिन के अमाउंट को बढ़ाए, ठीक है। तो खून में क्या है, एक तो इंसुलिन की अमाउंट ज़्यादा है, यानी कि हाइपर इंसुलिनीमिया है। ऊपर से हमारे पास जो खून में ग्लूकोज की अमाउंट भी ज़्यादा हो गई, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड ने क्या कर दिया, लीवर को भी कह दिया कि अपना स्टोर हुआ हुआ ग्लूकोज निकालो, ठीक है। तो खून में ग्लूकोज की अमाउंट भी ज़्यादा है, यानी कि हाइपर ग्लाइसीमिया है एंड हाइपर इंसुलिनीमिया है, ठीक है। और ऊपर से हमारे पास क्या हो चुका है, सेल रेजिस्टेंट हो चुका है, यानी कि इंसुलिन है खून में घूम रही है, लेकिन हमारे पास जो बॉडी के सेल्स हैं वो इंसुलिन को नहीं पहचान रहे, ठीक है। तो खून में ही ग्लूकोज पड़ी हुई है और खून में ही इंसुलिन पड़ी हुई है, तो बहुत बड़ी हमारे पास बोल सकते हैं एक अजीब सी कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोनों ड्रग को साथ, कॉर्टिकोस्टेरॉइड को और हमारे पास सल्फोनाइल यूरियास को, दोनों को साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ये बहुत ही खतरनाक किस्म का बोल सकते हैं एक रिएक्शन करती है। अगर आपने सल्फोनाइल यूरियास के साथ ले लिया तो होगा क्या, ये तीन तरह से बेसिकली काम करती है। एक तो ये काम क्या करती है, हमारे पास जो पेनक्रियास के बीटा सेल हैं, ठीक है, उनको क्या कर देती है, उनका पेनक्रियास के बीटा सेल का इंसुलिन निकलवाना सुस्त कर देगी या बिल्कुल ही खत्म कर देगी, ठीक है। तो सल्फोनाइल यूरियास अगर काम कर भी रहे हैं, ठीक है, वो तो काम करेंगे कितने लिया है, ठीक है, आपने इस ड्रग को भी लिया हुआ साथ, तो सल्फोनाइल यूरियास जो होंगे धक्का दे रहे होंगे बीटा सेल को कि क्या करें, इंसुलिन निकाले। ऊपर से एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ने क्या कर दिया, बीटा सेल की इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी को खत्म या बिल्कुल ही स्लो कर दिया, ठीक है। तो अब जो सल्फोनाइल यूरियास काम कर रहे होंगे बहुत ही स्लो धक्का देके भी क्या कर रहा है, बहुत ही स्लो इंसुलिन निकल रही है खून में, ठीक है। एक तो ये कंडीशन होगी। सेकंड चीज़ क्या होगी, हमारे बॉडी के सेल्स को क्या कर देगी, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स बॉडी के सेल को रेजिस्टेंट कर देगी। वही बात की हमारे पास खून में इंसुलिन हल्की हल्की है, ऊपर से अगर ग्लूकोज आ भी रही है और इंसुलिन है, आप जो खाना खा रहे हैं तो ग्लूकोज ऑलरेडी आएगी, साइड सी बात है। तो बॉडी के सेल्स क्या हो चुके हैं, रेजिस्टेंट हो चुके हैं, यानी कि वो इंसुलिन को नहीं पहचान पा रहे। जब इंसुलिन को नहीं पहचान पा रहे तो बॉडी यानी कि जो खून में है वही खून में ही ग्लूकोज रह रही है, सेल्स में नहीं जा पा रही, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये हो जाएगी। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या होगी कि अब ये हमारे पास एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स क्या करते हैं, दिमाग का वो हिस्सा जो कि क्या करते हैं, भूख को कंट्रोल करता है, उसको क्या कर देंगे, एक्टिव कर देंगे, यानी कि पर्सन को हमेशा भूख लगती रहेगी, ठीक है। अब भूख लग रही है तो क्या होगा, वो हमेशा खाना खाता रहेगा, यानी कि ठीक है, तो उसको क्रेविंग होती रहेगी खाने की, तो वो खाना खाएगा। जब उस खाना खाने से क्या होगा, यानी कि उसके खून में शुगर आएगी, अगर वो फैट खा रहा था फैट आएगा, ठीक है। तो अगर फैट खा रहा है, ठीक है, तो अब होगा क्या, हमारे पास ज़्यादा फैट, यानी कि अब क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। देखिए हमने पढ़ा था, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, हमने कितने लेक्चर डिस्कस कर लिए कि अगर फैट ज़्यादा होगी, ठीक है, तो बेसिकली फैट क्या पैदा करती है, यानी कि डायबिटीज़ को और वर्स कर सकती है, ठीक है। और फैट क्या कर सकती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप करेगी, ठीक है। आपके लीवर में आके फैट हो सकती है जमा, ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गन्स में लीवर फैट जमा होगी। तो बेसिकली अब जो पुरानी डोज सल्फोनाइल यूरियास की आप इस्तेमाल कर रहे थे वो काम कर रही थी, हल्का फुल्का ही सही, क्योंकि आप एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के साथ इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। तो अब उसकी डोज क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब सेल हमारे पास क्या हो चुके हैं, बोल सकते हैं हमारे पास कि फैट ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। तो अब वो उस कम डोज से काम नहीं बन रहा, सल्फोनाइल यूरियास की क्या करनी पड़ेगी, डोज बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक किस्म का एक रिएक्शन है कि देखिए एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स उलट काम कर रही है बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इसका इंटरेक्शन हो गया, ठीक है, हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है डाययूरेटिक। डाययूरेटिक किस तरीके से खून में शुगर की क्वांटिटी को बढ़ा रही है और सल्फोनाइल यूरियास के इफेक्ट को क्या करिए, कम करिए, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं इसको। देखिए डाययूरेटिक हमारे पास पहले हम डिस्कस करते हैं पेनक्रियास के बीटा सेल, ठीक है। अब बीटा सेल के अंदर इंसुलिन जो निकलने का प्रोसेस है वो स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है, पोटेशियम चैनल से, यानी कि पोटेशियम चैनल जब हमारे पास बेसिकली पोटेशियम चैनल हमारे पास बीटा सेल के सरफेस पर होते हैं और जब ये बंद होते हैं तो बेसिकली हम पूरा प्रोसेस पढ़ चुके हैं डिटेल में पीछे, ठीक है। तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है कि पोटेशियम चैनल हमारे पास होना लाजमी है, ठीक है। पोटेशियम चैनल बंद होते हैं
तो फिर हमारे पास आगे नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हमारे पास सल्फोनाइल यूरियाज क्या करते हैं, इस पोटेशियम चैनल को ही बंद कर रहे थे, ठीक है, पोटेशियम आयन को ही क्लोज कर रहे थे, ठीक है। इससे क्या होता है, पोटेशियम बीटा सेल के अंदर ज़्यादा जमा हो रहा था और देन हमारे पास इंसुलिन जो होता उसकी क्वांटिटी निकल रही थी ज़्यादा, ठीक है। तो ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन डायूरेटिक अगर हम बात करें, अगर आप ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरोथायजाइड ले रहे हैं, ठीक है, तो डायूरेटिक की काफ़ी सारी किस्में होती हैं, ठीक है। तो अगर आपने हाइड्रोक्लोरोथायजाइड लिया तो जो कि क्या करता है, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड बॉडी से पोटेशियम आयन को निकालता है, ठीक है। अब बॉडी से पोटेशियम आयन कम हो गया, जब पोटेशियम आयन कम हो गया यानी कि सल्फोनाइल यूरियाज जिस पे काम कर रहा था, यानी कि उसका काम यही था ना कि बीटा सेल की सरफेस पर पोटेशियम आयन को बंद करना, ठीक है। जब पोटेशियम आयन ही कम है तो बीटा सेल के अंदर भी क्या होगा, पोटेशियम आयन कम जमा होंगे। जब कम जमा होंगे तो इंसुलिन भी क्या निकलेगी, कम निकलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेटिक क्या करते हैं, हमारे पास के ये जो बीटा सेल से इंसुलिन निकलने की कैपेसिटी है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इस वजह से इनका बहुत बड़ा इंटरेक्शन है डायरेटिक और सल्फोनाइल यूरियाज का, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन सल्फोनाइल यूरियाज ले रहा है, साथ में डायरेटिक यानी कि हाइड्रोक्लोरोथायजाइड ले रहा है जो कि बॉडी से पोटेशियम को निकाल रही है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है कि यह पोटेशियम अपनी रिच जो डाइट है उसमें पोटेशियम जो चीज़ें पोटेशियम आयन रखती हैं, वो आयन हाई रखती हैं, उन्हीं को आधा इस्तेमाल करें, यानी कि पोटेशियम रिच डाइट लें। और सेकंड चीज़, उनको पोटेशियम सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नियासिन, ठीक है। अब नियासिन की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है, पर इसको देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो लफ्ज़ है निकोटीनिक एसिड, निकोटीनिक एसिड जो हम पढ़ते हैं निकोटीनिक एसिड, ये निकोटीनिक एसिड जो लफ्ज़ निकला है वो निकला है निकोटीन से, ठीक है, यानी कि तंबाकू से लफ्ज़ निकला है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हुआ क्या कि निकोटीन को यानी कि तंबाकू को क्या किया गया, तंबाकू को ऑक्सीडाइज किया गया, यानी कि ऑक्सीडाइज क्या किया गया, यानी कि इसमें निकोटीन में तंबाकू में एडिशन किया गया ऑक्सीजन का, ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन किया गया बेसिकली, ठीक है। तो बदले में क्या मिला, बदले में हमें एक नई चीज़ मिली, और उस चीज़ को क्या कहा गया, उस चीज़ को बेसिकली हमारे पास ये निकोटीनिक एसिड कहा गया। क्या कहा गया, निकोटीनिक एसिड, क्योंकि निकोटीन से मिला था, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास हुआ क्या, देखिए निकोटीनिक एसिड बेसिकली इस वाइटामिन का, नियासिन का पुराना नाम है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वाइटामिन B3, ठीक है। 1940 में क्या किया, हुकूमत ने ऐलान किया कि जो आटे हैं, चावल हैं, आटे चावल में इस नियासिन यानी कि निकोटीनिक एसिड जो था, इसका नाम पहले अब नियासिन है, पहले निकोटीनिक एसिड था, यानी कि वाइटामिन B3, ठीक है। निकोटीनिक एसिड यानी कि वाइटामिन B3 का पुराना नाम, ठीक है। तो निकोटीनिक एसिड का चावल और आटे में डालना लाजमी है, क्योंकि उस वक्त क्या था 1940s में जो पेलाग्रा नाम की बीमारी है, पेलाग्रा क्यों होती है, बेसिकली वाइटामिन B3 की डिफिशेंसी, वाइटामिन B3 की शदीद डिफिशेंसी की वजह से क्या होती है, पेलाग्रा बीमारी होती है, ठीक है। तो उस वक्त 1940s में बीमारी बहुत ही उरूज पर थी, ठीक है। तो हुकूमत ने क्या ऐलान किया कि आटे और चावल में इस विटामिन का डालना लाजमी है, लेकिन लोग क्या हो गए, डर गए कि बेसिकली कि उनके आटे में या चावल में निकोटीन डाला जा रहा है, हालांकि निकोटीन नहीं था, ये क्या था हमारे पास, ये तो विटामिन B3 का पुराना नाम था। अच्छा, पहले हम समझते हैं कि पेलाग्रा जो बीमारी है इसको पहचानेंगे कैसे। देखिए इसको पहचानने का हम आसान तरीका क्या है कि इसके बेसिकली 4 डी से आप इसे पहचान सकते हैं। पहला हमारे पास है डर्माटाइटिस, तो पहला हम डी डिस्कस करने लगे। पहला डी हमारे पास है डर्माटाइटिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, यानी कि जिल्द के वो हिस्से, स्किन के वो हिस्से जो कि नज़र आते हैं धूप में, जैसे कि गर्दन हो गया, हाथ हो गया, हमारे चेहरा हो गया, ठीक है। तो ये सब हिस्से क्या हो जाएंगे, सुर्ख हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, और जो गर्दन है, गर्दन पर एक अजीब सा नेकलेस की तरह निशान बन जाएगा, आपको इस तस्वीर में विजिबल हो रहा होगा, इसको हम बोलते हैं कैसल नेकलेस, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, पेलाग्रा यानी कि विटामिन B3 की डिफिशेंसी की वजह से होता है, ठीक है। दूसरा डी हमारे पास है डायरिया, यानी कि क्या हो जाएंगे, लूज मोशन होने शुरू हो जाएंगे अगर विटामिन B3 की कमी है, ठीक है। डायरिया लूज मोशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग है, यानी कि जो हाजमे के निज़ाम की लाइनिंग है, ठीक है, इंटेस्टाइन वगैरह की लाइनिंग, वो क्या हो चुकी है, वो सही तरीके से पानी को एब्जॉर्ब नहीं करी, तो सारा पानी कहाँ रह रहा है, इंटेस्टाइन में ही रह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, लूज मोशन, ठीक है। तो हमारे पास एक हो गया डर्माटाइटिस एंड डायरिया। थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास है डिमेंशिया, यानी कि भूलने की बीमारी हो जाएगी। एंड फोर्थ हमारे पास लास्ट वन है, अगर इस विटामिन B3 की डिफिशेंसी का इलाज ना किया गया तो आखिरकार क्या है, डेथ, ठीक है। इंसान क्या हो जाएगा, डेथ की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास देखिए ये सारी वजूहत बहुत ही खतरनाक किस्म की वजूहत हैं, क्यों हो रही हैं। देखिए विटामिन B3 जो है, यानी कि नियासिन जो हमारे पास है, ठीक है, इसका जो काम होता है, क्या करते हैं, बॉडी में NAD और NADP को बनाते हैं, NAD और NADP। अब NAD और NADP हम जानते हैं बेसिकली ये वो मॉलिक्यूल हैं जो कि हर सेल को एनर्जी बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब ये मॉलिक्यूल ही नहीं होंगे तो सेल एनर्जी किस तरीके से बनाएगा, जब सेल्स एनर्जी नहीं बनाएंगे बॉडी के तो वो क्या हो जाना शुरू हो जाएंगे, तो वो मरना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी वजूहत इसी वजह से हो रही हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, पेलाग्रा हमारे पास जो बीमारी है विटामिन B3 की डिफिशियंसी, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को खाने की कमी में, यानी कि अगर खाने खा रहा है और खाने में विटामिन B3 की कमी है तो उसको बीमारी होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हमारे पास इसकी वजूहत काफ़ी सारी हो सकती है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन डाइट सही ले रहा है, उसमें विटामिन B3 भी है, लेकिन विटामिन B3 जो है वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, ठीक है। तो डिफरेंट कंडीशन हो सकती है कि एक तो बॉडी इंटेक पर्सन इंटेक कर रहा है, ठीक है, और उसकी बॉडी भी उसको बेसिकली उसको यूज़ कर रही है। एक पर्सन वो है जिसकी बॉडी इस विटामिन B3 को यूज़ नहीं
नहीं कर रही, ठीक है, ड्यू टू मैनी कंडीशंस, बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं, इसकी वजह से क्या होती है विटामिन B3 बॉडी में सही से एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए 1940s में ही क्या हुआ था, हुकूमत ने क्या कहता है निकोटीनिक एसिड, यानी कि जो लोगों में खौफ हो रहा था कि आटे और चावल में क्या मिलाया जा रहा है, एक किस्म का एसिड मिलाया जा रहा है, तो इस खौफ को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वो एसिड तो था ही नहीं, वो विटामिन B3 थी, तो इसलिए क्या किया गया, उस निकोटीनिक एसिड से ही निकाला गया नियासिन लफ्ज़। तो बेसिकली नियासिन का पुराना नाम क्या था, निकोटीनिक एसिड था, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि जो नियासिन है, अब नियासिन किस तरीके से सल्फोनाइल यूरियाज के काम में इंटरफेरेंस करिए। देखिए नियासिन क्या करती है, बॉडी में जो फैटी एसिड्स हैं यानी कि चर्बी के तोड़ने को रोकती है, चर्बी नहीं टूटेगी इसकी मौजूदगी में, ठीक है। अब जब इस ड्रग का असर खत्म हो गया तो क्या होगा, हमारे पास जो यानी कि चर्बी टूटने से रोकी हुई थी, अब वो एकदम से क्या हो जाएगी, बहुत हाई अमाउंट खून में क्या हो जाएगी, चर्बी क्या आ जाएगी, यानी कि फ्री फैटी एसिड क्या हो जाएंगे, खून में ज़्यादा क्वांटिटी में जाएंगे। अब जो फ्री फैटी एसिड है ये बहुत बड़ा नुकसान क्रिएट करेंगे, जो बॉडी के सेल्स होंगे उनको क्या कर देंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि वो सेल इंसुलिन को सेंस नहीं कर पाएंगे। जब वो सेल इंसुलिन को सेंस नहीं कर पाएंगे तो जो ग्लूकोज खून में घूम रही होगी, जिनको सेल्स ने अपने अंदर लेना होता है, ठीक है, तो वो ले नहीं पाएंगे, तो हमारे पास खून में ही ग्लूकोज रहेगी। तो बेसिकली क्या पैदा करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्योंकि हर तरफ खून में क्या है, अब फ्री फैटी एसिड की चर्बी की मिकदार ज़्यादा है। अभी चर्बी की मिकदार सिर्फ सेल्स को ही नहीं बल्कि जो बीटा सेल्स है पैनक्रियाज के उनके ऊपर भी, यानी कि उनके मेम्ब्रेन पर क्या कर देगी, एक फैट की लेयर बन चुकी है। अब सल्फोनाइल यूरियाज आ रहा है, इस बीटा सेल पे लग रहा है कि इंसुलिन निकालने के लिए, लेकिन सही तरीके से लग नहीं पा रहा है, क्योंकि क्या है हमारे पास बाहर क्या है, इसके बहुत सारी फैटी एसिड है, ठीक है। अगर लग भी गया, फॉर एग्जाम्पल लग भी गया हमारे पास बीटा सेल के ऊपर, लेकिन फैटी एसिड यानी कि चर्बी की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से बीटा सेल के अंदर तक इसका असर जाएगा, और बीटा सेल के अंदर एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एक किस्म का हम बोल सकते हैं, अब वो बात नहीं रही, यानी कि अब बीटा सेल इंसुलिन सही तरीके से नहीं निकालेगा, इंसुलिन की क्वांटिटी बहुत ही कम होगी। फिर सिग्नल को एक वक्त ऐसा आएगा जब फ्री फैटी एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा हो गई, क्वांटिटी हाई हो गई, तो अब तो बिल्कुल ही सल्फोनाइल यूरिया से लग रहा है, लेकिन लग भी सही से नहीं पा रहा, और जो खून में शुगर हाई है उसको कोई सेंस ही नहीं कर पा रहा, वरना बीटा सेल सेंस कर लेता है ना आमतौर से कि खून में शुगर हाई है, तो बीटा सेल सेंस कर लेगा, फ़ौरन से क्या हो जाएगी, हमारे पास निकलना शुरू हो जाएगी इंसुलिन हाई अमाउंट में, लेकिन अब इसको सेंस भी नहीं कर पाएगा, यानी कि बीटा सेल की सेंसिबिलिटी भी क्या हो गई, खत्म हो गई, ड्यू टू हमारे पास के फैटी एसिड की अमाउंट ज़्यादा थी खून में। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जो नियासिन थी ना हमारे पास, या नियासिन जो दवाई है बेसिकली, ठीक है, अब ये जो दवाई है हमारे पास बोल सकते हैं हम उन लोगों के लिए अच्छी है जिनको क्या था, जिनको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी थी, यानी कि जिनकी बॉडी में गंदा कोलेस्ट्रॉल था, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या करती है, नियासिन का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि क्या करती है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, और लीवर को क्या करती है, बैड कोलेस्ट्रॉल बनाने से रोकती है, और फैट सेल से क्या करती है, चर्बी को निकालने का जो प्रोसेस होता है, फैट सेल चर्बी का निकालने का प्रोसेस, उस प्रोसेस को स्लो कर देती है, ठीक है। अब ये बात पैदा होती है कि फैट सेल हमारी बॉडी में जो चर्बी वाले सेल्स हैं वो चर्बी को निकालते हैं, हाँ बिल्कुल निकालते हैं, नॉर्मली 24 आवर्स हल्की हल्की चर्बी को निकाल रहे होते हैं। इस बात को कहते हैं बेसल लाइपोलाइसिस यानी, और ये निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, निकल रहा होता है नॉर्मली, तो इस नॉर्मल निकलने को, इस हल्के हल्के निकलने को और भी स्लो कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, खून में एक फैटी एसिड का लेवल जो हो जाएगा कंट्रोल हो जाएगा ना, कम हो जाएगा, ऐसी बात है, जो नॉर्मल निकल रहा था उसको भी और कम कर दिया, ठीक है। लेकिन इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान भी है कि बेसिकली जब एकदम से पहले इसका असर ख़त्म हुआ, ठीक है, दवाई का असर खत्म हुआ, तो फ़ौरन से एकदम जो छुट्टी जो बंधी हुई थी एक तरीके से, वो सारी फैटी एसिड खून में आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो बुरी बुरी बात है ना डायबिटीज़ के मरीजों के लिए, ठीक है। तो इसको अब इस्तेमाल नहीं करते। अब इसकी जगह बहुत सारी दवाइयाँ आ चुकी हैं, जैसे कि हम बात करें एट्रो एट्रोवाइस्टेटिन एक दवाई है, इसके अंदर आती है बस लिपिकेट आती है, LIPIGET, ठीक है। अब इस दवाई को इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली पुराने दौर की दवाई थी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके नुकसान के में क्या क्या था कि चेहरा लाल होता है, यानी कि फ्लशिंग हो जाती और ख़ारिश होना, ठीक है, ये सब कुछ इसके बुरे असरात थे, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है फिनोथायाजीन, ठीक है। अब फिनोथायाजीन ये वो दवाइयाँ आती जो कि हैं बोल सकते हैं हम एंटी साइकोटिक्स उसमें आती हैं, यानी कि जब पागलपन, यानी कि इंसान को वो आवाज़ें सुनाई दे रही जो आवाज़ें है ही नहीं, वो दिखाई दे रहे जो है ही नहीं, जिसको हम कहते हैं हेलुसिनेशन, ठीक है, वो हो रही है, यानी कि दिमागी मसाइल हैं, तो उनमें दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे कि हम बात करें हम ओरानाज़ेपिन हो गया, क्लोनाज़ेपिन हो गया, ये सारी दवाइयाँ फिनोथायाज़ोन के अंदर ही आती हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें करते क्या है, देखिए ये सल्फोनाइल यूरियाज का किस तरीके से इंटरफेरेंस करिए, हमारे पास सल्फोनाइल यूरियाज क्या करते हैं, पैनक्रियाज के बीटा सेल के ऊपर जो पोटेशियम चैनल है उसको बंद करते हैं, ठीक है। तो एंटी साइकोटिक्स क्या करती हैं हमारे पास, एंटी साइकोटिक्स का काम, ये एंटी साइकोटिक्स के अंदर ही आ रहा है ना, तो एंटी साइकोटिक्स क्या करती है हमारे पास, दिमाग में जो डोपामिन और सेरोटोनिन रिसेप्टर उन पे काम करती है, डोपामिन और सेरोटोनिन रिसेप्टर पे काम करती है। डोपामिन रिसेप्टर और सेरोटोनिन रिसेप्टर, ये दोनों रिसेप्टर हमारे पास बीटा सेल के ऊपर भी होते हैं, लेकिन उनका काम अलग होता है। यहाँ पर काम क्या होता है, जहाँ पर इनका काम ये होता है बीटा सेल के ऊपर कि ये इंसुलिन के निकलने को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एंटी साइकोटिक्स ड्रग को तो ये नहीं पता कि कहाँ लगना है, बेसिकली दिमाग में भी लगेगी जाके और यहाँ भी आके लगेगी, ठीक है। जब वो यहाँ आके लगेगी तो बेसिकली इस तरीके से लगेगी कि बीटा सेल को क्या कर दिया, स्टेबलाइज कर दिया,
अब सल्फोनाइल यूरियास आ रही है बीटा सेल पे लगना चाह रही है, लेकिन अब बीटा सेल को सल्फोनाइल यूरियास पोटेशियम चैनल को जो बंद करना था अब बंद नहीं कर पाएगी इसी से। जब बंद ही नहीं कर पाएगी तो जो करंट जनरेट होना था, जो पूरा प्रोसेस था सल्फोनाइल यूरियास का, अब वो हो नहीं पाएगा। यानी कि हमारे पास इंसुलिन निकलने की जो क्वांटिटी थी वो सही से निकल नहीं पाएगी। सल्फोनाइल यूरियास के काम में क्या करिए, इंटरफेरेंस करिए एंटीसाइकोटिक्स। एंटीसाइकोटिक्स एक और काम ये भी करती है कि बेसिकली हमारे पास के जो इंसान का खाना हम खाते हैं, हजम होता है, मेटाबॉलिज्म होता है खाने के तौर पर, उसकी रफ्तार को क्या करती है, बढ़ाती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की रफ्तार को बढ़ा देगी और पर्सन का दिमाग का वो हिस्सा जो कि क्या करता है, भूख को कंट्रोल करता है, उसको भी बेसिकली यहाँ पर जाके एक्ट करती है। तो बंदे को बार बार भूख लगती है, इससे क्या होगा, बंदे का वजन बढ़ेगा। जब बार बार खाना खाएगा, भूख लग रही है, इसको वजन बढ़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जिसको हम कहते हैं फिर क्या होगा, वजन बढ़ा, ऊपर से हमारे पास इंसुलिन भी कम है और खून में जो शुगर हाई है उसको वो भी कंट्रोल नहीं है। तो बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ ग्लाइसेमिक कंट्रोल। ठीक है, एकदम से खून में शुगर मतलब यानी कि शुगर का कंट्रोल ही नहीं है कोई। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये इंटरफेरेंस इस तरीके से करती है। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है सिंपैथोमिमेटिक। अब ये वो दवाइयाँ जो कि क्या करती हैं, हमारे पास लीवर को ऑर्डर देती हैं कि लीवर के जो हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर हमारे पास जो होते हैं, ठीक है, उन पर जाके एक्ट करती हैं और क्या करती हैं, लीवर को ऑर्डर देती हैं कि जितनी भी उसने ग्लूकोज स्टोर करके रखी है उसको खून में फेंके। ठीक है, बॉडी को क्या लगता है कि बेसिकली इमरजेंसी कंडीशन है, तो ये ड्रग इस तरीके से काम करती है। जबकि सल्फोनाइल यूरियास क्या करती है, लीवर को मना करती है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज खून में नहीं फेंको, तो ये तो खून में एक्स्ट्रा ग्लूकोज फेंक रहा है। और इंपॉर्टेंट काम एक और ये करती है हमारे पास कि ये पैनक्रियास के बीटा सेल के ऊपर जाएंगी और वहाँ पर जो उसके रिसेप्टर्स होंगे, अल्फा 2 रिसेप्टर आई थिंक, हाँ बिल्कुल, अल्फा 2 रिसेप्टर पे जाके लगेंगी और क्या करेंगी, हमारे पास जो इंसुलिन बनने का अमल है इसका, ठीक है, उसको क्या कर देंगी, स्विच ऑफ कर देंगी, यानी कि इंसुलिन नहीं निकलेगी अब। ठीक है, तो जब इंसुलिन निकल ही नहीं रही है, फिर हल्की फुल्की सल्फोनाइल यूरियास जोर लगा के इस पर निकाल भी रहा है, तो हल्की फुल्की जो इंसुलिन है भी सही, ये क्या करेंगी, बॉडी के सेल्स को उसके लिए रेजिस्टेंस कर देंगी। ठीक है, यानी कि बॉडी के सेल्स इंसुलिन को बिल्कुल इग्नोर करेंगे। बेसिकली इसका ये एक्ट इस तरीके से होता है कि ये बेसिकली समझता है कि बॉडी में इमरजेंसी कंडीशन है और सारी जो ग्लूकोज है खून में जो हाई की जा रही है वो सारी दिमाग को मिले। ठीक है, उस वक्त एनर्जी इमरजेंसी कंडीशन है, तो सारी जो एनर्जी है वो ब्रेन की नीड है। ठीक है, तो बाकी जो सेल्स हैं वो इग्नोर करें शुगर को। तो बेसिकली ये दवाई इस तरीके से काम करती है। तो सल्फोनाइल यूरियास के लिए तो बहुत ही खतरनाक बात है ना, वो दवाई तो बिल्कुल काम कर रही है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास लिखी हुई है कि ड्रग दैट में पोटेंशिएट द इफेक्ट ऑफ सल्फोनाइल यूरियास लीडिंग टू हाइपोग्लाइसीमिया। इसका मतलब क्या हो, पोटेंशिएट का मतलब क्या होता है, पोटेंशिएट का मतलब होता है किसी चीज़ का असर बढ़ा देना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक दवाई है, एक ड्रग ए है उसका नाम, और एक ड्रग है ड्रग बी। ठीक है, अब हमने क्या किया, ड्रग ए को ड्रग बी के साथ दिया। ठीक है, दोनों को एक ही टाइम पे दिया, तो होगा क्या कि फॉर एग्जांपल ड्रग ए ने क्या किया, ड्रग बी के असर को 2 गुना या 3 गुना क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, तो फ़ायदे के बजाय क्या होगा, नुकसान होगा। तो हम इसको इस तरीके से कहेंगे कि ड्रग ए ने क्या किया, ड्रग बी को पोटेंशिएट कर दिया, यानी कि ड्रग बी के असर को बढ़ा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि सल्फोनाइल यूरियास क्या होते हैं, अगर हम ये जो सारे ड्रग लिखे हुए अगर इनको सल्फोनाइल यूरियास के साथ लेंगे तो क्या होगा, सल्फोनाइल यूरियास का असर बढ़ जाएगा। जब सल्फोनाइल यूरियास का असर बढ़ गया, हद से ज़्यादा बढ़ गया, तो होगा क्या, हमारे पास क्या हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए हमारे पास पैनक्रियास के बीटा सेल है और जब सल्फोनाइल यूरियास क्या करते हैं, बीटा सेल को मजबूर करते हैं कि वो क्या करें, इंसुलिन निकाले। जब ज़्यादा इंसुलिन निकलेगी, पहले तो इंसुलिन निकलवा रहा है, इसका काम ही है कि इंसुलिन निकलवाना, लेकिन अब क्या कर रहा है, एक्सट्रीम इंसुलिन निकलवाएगा। जब एक्सट्रीम इंसुलिन निकलेगी वो खून में जाएगी, तो वो जो एक्सट्रीम इंसुलिन है वो क्या करेगी, खून में पड़ी हुई जो शुगर है, ठीक है, उसको क्या करेगी, बॉडी के सेल्स के अंदर भेजेगी, तो खून में शुगर क्या हो जाएगी, कम, जिसको हम कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। अब ये दवाइयाँ करेंगी क्या, इनमें से कुछ दवाएं तो इस तरीके से काम करेंगी बेसिकली कि हमारे पास जो सल्फोनाइल यूरियास इसकी क्लियरेंस को रोक देंगे, यानी कि सल्फोनाइल यूरियास को निकलना है किडनी से, लीवर से, ठीक है, तो उसके निकलने के रास्ते को ही ब्लॉक कर देंगे। जब सल्फोनाइल यूरियास निकल नहीं पाएगा तो बॉडी में ही रहेगा, ठीक है, और ये हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता रहेगा। ठीक है, एक तो ये काम करेंगे, या फिर कोई ड्रग क्या करेंगे हमारे पास, इसको फ्री कर देंगे। फ्री किस तरीके से करेंगी कि खून में जो प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन, उसके बाद क्या करता है, ये बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और बिल्कुल स्लो स्लो हल्का हल्का अपने जो बॉन्ड बनाया हुआ है उसको हल्का हल्का उसमें से रिलीज़ कर रहा होता है, यानी कि फ्री कर रहा होता है। तो कुछ दवाएं क्या करेंगी, वो आके इस पूरे एल्ब्यूमिन प्रोटीन पे खुद अटैच हो जाएंगी और जो हिस्सा अटैच हुआ है, सादा हिस्सा अटैच हुआ उस हिस्से को अलग कर देंगी। जब वो हिस्सा अलग हो गया, यानी कि अब बहुत सारा हिस्सा फ्री जो हिस्सा है वो खून में, क्योंकि जो फ्री हिस्सा था वही काम करता है, अब बहुत सारा हिस्सा फ्री खून में, तो अब होगा क्या, ये बहुत ज़्यादा हिस्सा फ्री हिस्सा ये पेनक्रियास के बीटा सेल से बहुत ज़्यादा इंसुलिन निकलवाएगा। तो एक वजह ये भी है। पहले हम डिस्कस करेंगे हम एंटी फंगल्स को और हम डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक्स को। एंटी फंगल कौन है, क्लोरमफेनिकोल एंटी फंगल है, यानी कि फंगस को ख़त्म करने के लिए, और एंटीबायोटिक हमारे पास है क्लैरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, हमारे पास एंटी फंगल और ये जो हमारे पास लिखा हुआ है एंटीबायोटिक, कुछ एंटीबायोटिक
इनका काम क्या है? इनका काम है इन्फेक्शन को ख़त्म करना। इनका काम क्या है? इसका काम है जो फंगस से इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करना, और इसका काम क्या है? जो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन है उनको ख़त्म करना, ठीक है। अब हमारे पास होगा क्या? ये बेसिकली इनकी जो स्ट्रक्चर होता है, इनका जो शक्ल होती है वो मिलती है सल्फेनाइल यूरियाज से, ठीक है। तो अगर आपने साथ लिया, यानी कि इसको ले लिया सल्फेनाइल यूरियाज के साथ, या फिर इसको ले लिया सल्फेनाइल यूरियाज के साथ, तो होगा क्या हमारे पास? कि लीवर के एंजाइम, लीवर का वो एंजाइम जो हम बोलते हैं CYP450 एंजाइम, ये वो एंजाइम है जो कि क्या करता है? सल्फेनाइल यूरियाज को तोड़ता है, ठीक है। इसका काम क्या है? इसको सल्फेनाइल यूरियाज को तोड़ना, ताकि बॉडी से वो निकल सके, ठीक है। अब हमारे पास होगा क्या? ये ड्रग फॉर एग्जाम्पल आपने ली थी और ये भी ड्रग ली थी, ठीक है। तो अगर एंटीबायोटिक या एंटी फंगल ये वाली ली, और एंटी फंगल ने क्या किया? वो एंजाइम ये समझेगा कि बेसिकली हमारे पास ये क्या है? सल्फेनाइल यूरिया से, और उसको क्या करने का कर लेगा? अपने अंदर फिट कर लेगा। बेसिकली CYP450 एंजाइम क्या करता है? सल्फेनाइल यूरियाज को तोड़ता है, ठीक है। तो इसने क्या कर लिया? एंटी फंगल या एंटी बायोटिक को अपने अंदर फिट कर लिया। अब फिट कर भी लिया लेकिन तोड़ नहीं पा रहा, क्योंकि इसका काम इसको तोड़ना थोड़ा था, इसका काम था इसको तोड़ना, ठीक है। जो इसके ऊपर आई नहीं अभी तक, इसने क्या कर लिया? एंटीबायोटिक अपने अंदर फिट कर लिया। अब ये फिट कर लिया, इस तरीके से फिट किया कि रिसेप्टर पे ये जाके फंस गया एक तरीके से, ठीक है। अब निकल नहीं पाएगा। अब ये रिसेप्टर खाली नहीं है, सल्फेनाइल यूरियाज आ भी रहा है लेकिन रिसेप्टर से फिट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रिसेप्टर ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, एंटीबायोटिक या एंटी फंगल ने ऑक्युपाई कर रखा है, ठीक है। तो होगा क्या? हमारे सल्फेनाइल यूरियाज जो होगी ये बॉडी में ही रहेगी, बॉडी में रह जाएगी, और बॉडी में रह जाएगी तो क्या हो जाएगा? शुगर क्रैश हो जाएगी, यानी कि शुगर एकदम से बहुत ही शुगर यानी कि लो होती रहेगी, क्योंकि सल्फेनाइल यूरियाज बॉडी से नहीं निकल रही। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सैलिसाइक्लेट और सल्फोनामाइड। सैलिसाइक्लेट के अंडर आता है एस्पिरिन, जो कि दर्द बुखार वगैरह के दर्द बुखार वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सल्फोनामाइड, इसको हम यूज़ करते हैं इन्फेक्शन के लिए। अब ये दो ड्रग किस तरीके से सल्फोनाइल यूरियाज के साथ इंटरेक्ट करती हैं और क्या करती हैं? हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करती हैं। किस तरीके से करती हैं? इन दोनों ड्रग की, ठीक है। ये दोनों ड्रग अगर आपने इसको लिया सल्फोनाइल यूरियाज के साथ, या फिर इसको लिया सल्फोनाइल यूरियाज के साथ, तो क्या करेंगे? हमारे पास खून में जो प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है। इसके साथ ऑलरेडी कौन अटैच्ड है? सल्फोनाइल यूरियाज, ठीक है। क्योंकि इसकी भी केमिस्ट्री ऐसी है कि इसको अटैच होना है इस प्रोटीन के साथ, ठीक है। और इन दोनों की केमिस्ट्री भी ऐसी है कि इन दोनों को भी क्या होना है? अटैच होना है इस प्रोटीन के साथ, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल इन दोनों में से कोई भी ड्रग लिया सल्फोनाइल यूज किया, तो होगा क्या हमारे पास? कि ये क्या करेंगी? डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, यानी कि हटा देंगे इस प्रोटीन से, क्योंकि इनकी क्या है? बाइंडिंग एफिनिटी, यानी कि बाइंड करने की ताकत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सल्फोनाइल यूरियाज। और खून में क्या हो जाएगा? एकदम से सल्फोनाइल यूरियाज की लेवल जो हो जाएगा हाई हो जाएगा, जो कि क्या करेगा? हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करेगा। इसके बाद लिखा हुआ है एलोपिरिनॉल, और यहाँ पास लिखा हुआ है प्रोबेनिसिड। अब ये दो ड्रग किस तरीके से काम करती हैं? ये दो ड्रग बेसिकली हमारे पास ये दोनों, ये भी और ये भी, ये GOUT, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली यूरिक एसिड की बीमारी होती है, ठीक है। यानी कि यूरिक एसिड बॉडी में हाई क्वांटिटी में हो जाता है, इसको हम कहते हैं गॉट, ठीक है। तो ये दोनों दवाइयाँ उसको ट्रीट करने के लिए होती हैं। अब ये दो दवाइयाँ किस तरीके से सल्फोनाइल यूरियाज के साथ इंटरेक्ट करती हैं और किस तरीके से हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करती हैं, इसको देखते हैं। देखिए हमारे पास ये दो ड्रग, ठीक है, इनका काम क्या है? इन दोनों ड्रग का काम क्या है? कि बॉडी में जो यूरिक एसिड हाई अमाउंट में उसको निकालना है, ठीक है। और किस तरीके से निकालेंगी? किडनी के ट्यूब्यूल्स, उन ट्यूब्यूल्स पे, उन नालियों पे काम करेंगे जो कि क्या करते हैं? यूरिक एसिड यानी कि जहाँ से निकलना है वहाँ पर काम करेंगी, ठीक है। और उसी रास्ते, सेम रास्ते से, यानी कि उन्हीं ट्यूब्यूल से, सेम रास्ते से किसने निकलना है? सल्फोनाइल यूरियाज में निकलना है, ठीक है। तो वो रास्ते में बेसिकली इन लोगों ने क्या कर दिया? इंटरफेरेंस कर दिए। तो अब सल्फोनाइल यूरियाज जो होगा सही तरीके से साफ नहीं हो पाएगा, बॉडी में ही रह जाएगा। तो वही बात, जब बॉडी में आते रहेगा तो क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर क्रैश हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। अब ये वो दवाइयाँ जो कि क्या करती हैं? डिप्रेशन के इलाज में दी जाती हैं, ठीक है। इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है दिमाग पर काम करना, ठीक है। इनका मेन काम क्या है? ब्रेन पर रिसेप्टर्स होते हैं उन पर काम करना है। लेकिन वही सेम रिसेप्टर हमारे पास पैनक्रियाज के बीटा सेल के ऊपर भी हैं, ठीक है। तो वो गलती से, यानी कि इनका साइड इफेक्ट्स है कि वो क्या करें? बीटा सेल के उन रिसेप्टर को भी क्या करें? ब्लॉक करें। ये वो रिसेप्टर जैसे कि सेरोटोनिन हो गया हमारे पास, ठीक है। और भी हमारा एक और रिसेप्टर है जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है। तो वो बेसिकली हमारे पास उसको क्या कर देंगी? ब्लॉक कर देंगे। जब वो ब्लॉक हो गया तो उनका काम क्या था? इंसुलिन को निकालना है इसी तरीके से, ठीक है। तो अब सल्फोनाइल यूरियाज आ भी रहा है, ठीक है। लेकिन पहले से इस दवाई ने, यानी कि इसने ये दवाई क्या करिए? उसको मजबूर करिए कि अभी बंद है रास्ता, और सल्फोनाइल यूरियाज क्या करें? निकालने में मजबूर करें। तो बेसिकली एक तरीके से ये एक अजीब सा बेसिकली बोल सकते हैं साइड इफेक्ट है इसका, ठीक है। और इंटरेक्शन है कि क्या करें? एक दवाई निकालने में मजबूर करिए, एक दवाई मना करिए, ठीक है। तो बॉडी में क्या होता है? हमारे पास रिसेप्टर एक ही किस्म का, जैसे कि सेरोटोनिन दिमाग में भी है और यहाँ बीटा सेल की दीवारों पर भी है, ठीक है। रिसेप्टर एक ही किस्म का है, लेकिन उसके काम बॉडी में अलग अलग जगहों में अलग अलग काम हो सकते हैं, ठीक है। रिसेप्टर एक ही है लेकिन काम अलग अलग कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों में, मुख्तलिफ साइड्स पे। जैसे कि दिमाग में इसका काम है डिप्रेशन के साइड पे काम कर रहा है, क्योंकि ये बीटा सेल के दीवारों पे क्या काम कर रहा है? इंसुलिन को निकलवा रहा है,